झारखंड में एनडीए की सरकार बनती है तो बहुत मुमकिन है कि बाबूलाल मरांडी ही बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे, हो सकते हैं। धनवार से चुनाव लड़ रहे हैं बाबूलाल मरांडी। अनूप हमारे साथ सीधे झारखंड से जुड़ रहे हैं। अनूप काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं। अनूप, अगर आप दिखाएं तस्वीरें, क्या काउंटिंग की शुरुआत की तैयारियां शुरू हो गई हैं? वहां क्या कुछ प्रिपरेशन चल रही है? साथ ही बाबूलाल मरांडी से आपने भी बात की, काफी आश्वस्त लग रहे हैं, एग्जिट पोल से भी उन्हें कॉन्फिडेंस बढ़ा है। हॉल में बैठेंगे, वहीं पर टेबल आवंटन से बिल्कुल सुहेल, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। पहले देखिए, मैं काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हूँ। रांची का ये कृषि बाजार पंडरा बाजार समिति है और यहाँ पूरी तैयारी हो गई। लगभग 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और कहा जा रहा है 1,08,000 पोस्टल बैलेट है जिनकी गिनती होगी और ये बहुत अहम कड़ी होगी और कहा जा रहा है कि ये भी हार जीत का फैक्टर तय कर सकते हैं। इसके बाद जो बाबूलाल मरांडी की बात आपने कही है, बाबूलाल मरांडी जो कह रहे हैं, आत्मविश्वास इसलिए उनमें ज्यादा दिख रहा है, लवरेज आत्मविश्वास इसलिए क्योंकि एग्जिट पोल में जो सामने आए आंकड़े उसमें एनडीए सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन ये सरकार कब बनेगी जब रुझान सामने आएंगे, धीरे धीरे तस्वीरें सामने आएंगी कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, उसके बाद तस्वीरें साफ होगी। क्योंकि लड़ाई यहां रोटी बेटी माटी की, जल जंगल जमीन से थी। और जिस बात का अनूप ये भी बता दीजिए, एक छोटा सा जवाब चाहेंगे आपसे। अनूप, आप बहुत दिन से झारखंड में हैं, वहां क्या लग रहा है, बाबूलाल मरांडी ही सीएम हो सकते हैं? देखिए, एक बात तो तय है कि बीजेपी के सामने बाबूलाल मरांडी से बड़ा आदिवासी नेता फिलहाल कोई नहीं है। चंपई सोरेन है, लेकिन चंपई सोरेन अभी हाल ही में पार्टी में आए हैं, तो ऐसे में किसी और दूसरे नेता पर भरोसा नहीं जताया जा सकता। और सबसे बड़ी बात वोटों की शिफ्टिंग की है सुहेल, क्योंकि जिस तरीके से वोटों की शिफ्टिंग हुई, आदिवासी और मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन हुआ है, उसको लेकर अगर आदिवासी वोटों को अगर अपने पाले में लाना है तो बाबूलाल मरांडी बीजेपी के लिए जरूरी हो जाते हैं। और सबसे आगे नाम भी उन्हीं का चल रहा है, क्योंकि हम जो तस्वीर देख पा रहे थे पूरे झारखंड में, बाबूलाल मरांडी से बड़ा नेता बीजेपी के सामने कोई नहीं और उनके तरफ आदिवासी वोट बैंक भी शिफ्ट हो सकता है। थोड़ी अगर उनको प्रायोरिटी मिलती है तो उस वोट बैंक को जो उनसे छिटका है बीजेपी से, वो उनको एक बार फिर वापस ला सकते हैं। और आत्मविश्वास जो आप देख रहे हैं बाबूलाल मरांडी का, ये वजह है लगातार उनको ये कहा भी जा रहा था कि आप तैयारी कीजिए या फिर अपने तरीके से मैनेज कीजिए। और बाबूलाल मरांडी में वो कुव्वत है, वो काबिलियत है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको अनुभव है। ऐसे में बीजेपी के सामने कोई और विकल्प दिखता नजर नहीं आ रहा है। जानते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार वहां बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, तो वो भावी चेहरा होंगे। और उन्होंने अपील भी की थी वोटिंग के दिन अपने वोटर्स को बाकायदा एक चिट्ठी लिखकर। मुरादाबाद का रुख कर लेते हैं, जतिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि मुरादाबाद यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ जाने हैं और भले ही सीटें 9 हैं जतिन, लेकिन बहुत फोकस यूपी पर है, क्योंकि इसे एक तरह का सेमीफाइनल माना जा रहा है 27 के लिए भी। जतिन जी बिल्कुल, देखिए 27 के लिए सेमीफाइनल है और यही रीजन था कि जब 20 तारीख को चुनाव हुआ तो विवाद भी इसमें देखने को मिले। मुरादाबाद में मौजूद हूँ, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं। भारी पुलिस बल आपको यहाँ पर तैनात नजर आ जाएगा। यूपी पुलिस के साथ साथ पीएसी के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। कुंदरई विधानसभा सीट को लेकर जो काउंटिंग सेंटर है वो अंदर जो मंडी है वहां पर बनाया गया है। आप देखेंगे इस पूरे रोड को बंद कर दिया गया है, सिर्फ जो एम्बुलेंस और इमरजेंसी व्हीकल्स है वही इस रोड पर आएंगे और तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का ये पूरा दायरा है जो कि पुलिस ने अपने घेरे में लिया है। आसपास की तमाम दुकानों को भी बंद रखा गया और लोगों को एडवाइस किया जा रहा है कि वो इस रोड का इस्तेमाल ना करें। ये तैयारी इस लिहाज से भी की गई, आपको याद होगा कि इसी कुंदरई विधानसभा सीट में जो चुनाव हो रहे थे तो सपा के जो उम्मीदवार थे उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये इच्छा जाहिर की थी, पत्र में लिखा था कि इस चुनाव को ही रद्द कर दिया जाए। मुरादाबाद के 3 पुलिसकर्मियों को उस समय सस्पेंड भी कर दिया गया था। आज वैसी स्थिति ना हो, उसको लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई है। अब से कुछ ही देर में पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो इसमें शुरू हो जाएगी। हालांकि रात को ही अखिलेश यादव का एक ट्वीट सामने आ जाता है जिसमें वो इन 9 सीटों पर उनके जो उम्मीदवार हैं उनको जल्दी से जल्द, यानी कि सुबह जब काउंटिंग शुरू हो तो उससे पहले ही काउंटिंग सेंटर पर पहुंचने की हिदायत दे दी गई। ये भी बोला गया कि सभी उम्मीदवार नजर रखेंगे कि पोस्टल बैलेट की गिनती सुचारू रूप से की जा रही है या नहीं की जा रही है। साथ ही जब ईवीएम खुलेंगी तो उस पर भी नजर रखने की बात जो वो की गई है। लगातार आप देखेंगे लगातार एक्टिव रहे हैं। वोटिंग से पहले भी उन्होंने ट्वीट्स किए, उन्होंने बयान दिए और आज भी काउंटिंग के दिन भी उनके पहले से ही पोस्ट मेल लगातार आ रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि स्ट्रांग रूम्स जो हैं उनके निगरानी करिए, आप देखिए, नजर रखिए। तो वहां यूपी से बड़े दिलचस्प एक तस्वीर होगी रिजल्ट के बाद भी और रिजल्ट के दौरान भी। लेकिन सत्यप्रकाश भी जुड़ गए हमारे। सत्यप्रकाश मुंबई से जुड़ रहे हैं, लोमस हमारे साथ फडणवीस के घर से भी जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई में आप कहां पर हैं?
और क्योंकि कल खबरें आई थी कि कुछ लोगों ने होटल बुकिंग भी कर लिए, हेलीकॉप्टर भी तैयार कर लिए। देखिए, मैं इस समय मातोश्री पे हूँ और मातोश्री पे इसलिए हूँ क्योंकि महाविकास आघाड़ी में जिस तरह से कल से ही होटल बुकिंग शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा किया जा रहा है, कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, एनसीपी शरद पवार के द्वारा लगातार अपने विधायकों से कहा गया है कि वो जैसे ही वो जीतते हैं वैसे ही सर्टिफिकेट लेकर मुंबई के लिए रवाना हो, क्योंकि जिस तरह से होटल पॉलिटिक्स शुरू होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें दिख रही है, जिस तरह से आंकड़े एग्जिट पोल में आए थे, तो कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी को भी लग रहा है कि हो सकता है कि जो बहुमत का आंकड़ा है उसके आसपास करीब पहुंचे। उसको देखते हुए अपने विधायकों को मुंबई आने कहा है। जैसे ही वो उनको जीत का सर्टिफिकेट मिलता है उसके बाद कहीं न कहीं ये साफ तौर से दिख रहा है कि जिस तरह से एग्जिट पोल में आंकड़ा आया था वहां से महायुति अपने कॉन्फिडेंस में है, वहीं महाविकास आघाड़ी के जो नेता है वो भी कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका बहुमत का आंकड़ा उनकी पार्टी छुएगी। जी, बहुमत आंकड़ा छुएगी। जो एग्जिट पोल्स हैं उनके हिसाब से महायुति की सरकार बन रही है, लेकिन जैसा सोहेल ने कहा, लोमस जरा बताइए, वहां पर गतिविधियां तेज हैं। कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस भी बहुत से जो छोटे दल हैं और जो निर्दलीय हैं उनके संपर्क में हैं, क्योंकि अगर नंबर्स की कुछ क्रंच होती है तो इन्हीं का सहारा लेकर सरकार बनाने के लिए पूरी तैयारी बैकडोर चल रही है अभी। बिल्कुल सुचारिता, आपने सही कहा और अभी की तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा। अभी फिलहाल क्योंकि हलचल नहीं है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस वो व्यक्ति हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के पूरे इलेक्शन में काफी हलचल पैदा कर दी, क्योंकि वो लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही जो तमाम संगठन है उनके तरफ से खबरें निकल के आ रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस के पूरे तरीके से अगर बात करें, देवेंद्र फडणवीस के जो अगर इलाके की बात करें तो उनके अंदर कई ऐसे नेता हैं जो कि उनके संपर्क में हैं। और अगर आप बात करें, एक दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने एक मीटिंग भी रखी थी जिसमें कि जो तमाम महायुति के नेता पहुंचे थे और ये भी कहा था कि जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तो किस तरीके से क्या काम करना है, और उसको लेकर के भी देवेंद्र फडणवीस पूरी तरीके से प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी क्योंकि ये चुनाव पूरी तरीके से नाक की है, ये चुनाव असली नकली की है, और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही आंकड़े निकल के सामने आएंगे और जैसे ही 8 बजे के बाद रुझान आना शुरू हो जाएगा, ये पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, महाराष्ट्र में कौन अपना सीएम बनाएगा। हालांकि देवेंद्र फडणवीस अपने आप को तैयार बता रहे हैं। दूसरी तरफ महाआघाड़ी की बात करें, महाआघाड़ी की तरफ से भी तैयारी पूरी कर ली गई। आपने देखा कि कैसे ऑब्जर्वर के नाम यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए गए और उनके तरफ से जो होटल बुकिंग का भी सिलसिला शुरू कर दिया गया। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जैसे आंकड़े निकलेंगे, उन्होंने अपने विधायकों को कहा है कि आप मुंबई जल्द से जल्द पहुंचे और जैसे ही आंकड़े निकलेंगे उसके बाद होटल पॉलिटिक्स तो शुरू हो जाएगा। उसके शायना एनसी कुछ कह रही है, क्योंकि आपके आंकड़े ही नहीं आएंगे तो आप होटल में किसको लेके जाएंगे। यहाँ स्पष्ट रूप से 2.5 साल में जिस ढंग से एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार ने काम किया है, उससे एक चीज स्पष्ट है कि महायुति के नेतृत्व, करतूत, काम के आधार पे लोग वोट करने वाले हैं। और लाडकी बहन योजना का बहुत बड़ा फायदा रहा है महिलाओं में। मैं कोई स्पेक्यूलेशन में नहीं जाऊंगी, मैं ज़रूर कहूंगी कि एक अनुशासन के साथ नेतृत्व तय करेंगे। फिलहाल ये इतिहास बनने जा रहा है क्योंकि ये एक हैट्रिक है, हैट्रिक ऑफ सॉर्ट्स। और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ बयानबाजी करते हैं, नकारात्मक राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। हम सिर्फ सकारात्मक रूप से काम कर रहे हैं। थैंक यू। शायना एनसी को आप सुन रहे थे। शायना एनसी बीजेपी की प्रवक्ता रही, आखिरी वक्त में शिंदे सेना ज्वाइन की और मुंबा देवी से चुनाव लड़ रही है अमीन पटेल के खिलाफ। और सुचरिता, वो जो बवाल हुआ, जो टिप्पणी की गई शायना एनसी से काफी चर्चा में चुनाव में रही और उन्होंने पलटवार भी किया है, लेकिन इस बार सिर्फ शायना एनसी ने बयानों का बहुत ज्यादा वजन इस चुनाव में रहा है और वो बयान महाराष्ट्र की राजनीति में भी रहे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी रहे हैं। तो आज जब नतीजे आएंगे तो ये भी पता चलेगा कि उनमें से कौन सा नारा चला है और कौन सा नहीं चला है। इन बयानों पर भी आपस में भी तकरार रही, चाहे